नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टेंस का पार्ट 2 आज हम करेंगे। पिछले पार्ट में हमने टेंस के सारे टाइप्स को देखा, कौन सा टेंस होता है, और हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बारे में ध्यान से पढ़ा। अब ये बेसिक टेंस का पार्ट 2 हम आज करेंगे। देखिए, मैंने उस वीडियो में बताया था टेंस क्या होता है, कौन से उसके 3 पार्ट होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है। ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। आशा है आपको समझ में आई होंगी सारी बातें अच्छी तरीके से। देखिए, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे और इसके बारे में एग्जाम्पल से हम सारी बातों को धीरे धीरे समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मेंशन किया है स्टेप्स। हम इन 3 स्टेपों को समझेंगे। क्या है ये 3 स्टेप, कैसे बनाते हैं हम किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेंस को। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है वाक्य को पहचानो। इस लाइन का एक ही मतलब है केवल, सेंटेंस कौन से वाक्य क्या है। हम पहचानेंगे कैसे कि हमें ये हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, ये मेन वर्ब यूज करनी है, या ये उस पार्टिकुलर सेंटेंस का हिंदी वाक्य है जिसकी हमें इंग्लिश बनानी है। तो इसके लिए बताता हूँ आपको मैं। पहले हमें सबसे पहले क्या काम करना है, वाक्य को पहचानो। सबसे पहले जब हम वाक्य को पहचान जाएंगे, हमें पता लग जाएगा कि 12 टेंस में से 12 जो टेंसेस हैं, मैंने बताया था प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इनके 4 सब पार्ट होते हैं, तो टोटल हो गए 12। उनमें से कौन से टेंस का एग्जाम्पल वो है जो प्रश्न आया हुआ है पेपर में, वो हमें बनाना है अगर, तो उसके लिए ये एक इलाज है कि पहले वाक्य को पहचान लीजिए, ये कौन सा वाक्य है। नंबर 1 बात। दूसरी चीज क्या है, हमारे माइंड में ये आ जाना चाहिए, पहचान तो होगी कि भाई ये उस वाक्य है, ये उस सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अब दूसरी बात ये ध्यान में आनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है उस पार्टिकुलर सेंटेंस की। और ये हेल्पिंग वर्ब मैंने उस वीडियो में बताया था, हेल्पिंग वर्ब वाले टॉपिक में मैंने बताया था, पिछली वीडियो में पार्ट 1 में मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग प्रयोग होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग होती है। सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ये सारे ही तो बातें हमने पिछली वीडियो में करी थी। अच्छा, तीसरा स्टेप हमने क्या ध्यान में रखना है, मेन वर्ब कौन सी यूज होगी। फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, फोर्थ फॉर्म होगी, जिसको हम V1 + ing का नाम देते हैं, वो यूज होगी। कौन सी मेन वर्ब यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, पहचान क्या है किसी भी वाक्य की। ये 3 बातों को हम फॉलो कर लेंगे, टेंस की समस्या हमारे लिए बिल्कुल खत्म हो जाएगी। देखिए, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पहला पार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस का। देखिए, पहचान मैंने बताई, ये वही बात ध्यान से देखना, इसको पहचानना है हमें वाक्य को। ये वाक्य कौन से टेंस का है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए, उस वाक्य को कौन सा वाक्य कहते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल हो जाता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये तीन शब्द यदि जहां हमें दिख जाते हैं किसी वाक्य के लास्ट में, वो वाक्य किस कैटेगरी में आ जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में वो वाक्य आ जाता है। दूसरी चीज मैंने बताई कि याद आ जाना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। डू और डज 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसकी। डू हम यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, जहां बहुवचन करता होगा,
वहाँ हम डू को यूज़ करेंगे। जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता जहाँ पे होगा वहाँ हम डज का यूज़ कर देंगे हमारी इंग्लिश बनाने में उस पार्टिकुलर सेंटेंस की। तो देखिए मैन वर्ब का जिक्र हम कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे बताया था मैंने कि मैन वर्ब कौन सी यूज़ होगी, इस बात पे हमें ध्यान करना है। तो देखिए मैन वर्ब V1 का मतलब यहाँ लिखा है मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये क्या होती है। तो V1 का यहाँ यूज़ करेंगे हम। और एक फंडा और होता है V1 प्लस अस या ES। ये अस या ES वाला फंडा कहाँ यूज होता है? केवल सिंपल सेंटेंस में यूज होती है ये, एफर्मेटिव सेंटेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 टाइप मैंने बताए थे, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। और ये प्रेजेंट के नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के नहीं केवल, ये सभी के पार्ट होते हैं। ये हमें बार बार देखने को मिलेंगे, इसलिए हम बिल्कुल इसी सेंटेंस, इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट से ही हम सारी बातें समझ लेंगे। आगे जब हम करेंगे तो इतना टाइम इस पे नहीं लगाएंगे हम नॉर्मल, हम बस ओनली फॉर्मेशन देखेंगे, हेल्पिंग ऑफ देखेंगे, वर्ब देखेंगे, और कोई चीज़ हम ज़्यादा उस पर टाइम नहीं लगाएंगे। यहाँ मैं डिटेल में करवा रहा हूँ, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है। एडवांस टेंस का मैंने कोई भी एग्जाम्पल ना तो लिखा है, ना मैंने पिछली वीडियो में कुछ करवाया था, ताकि जो बिगिनर बंदे हैं या जिनको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ें होती हैं, ताकि उनको भी समझ में आ सके। धीरे धीरे हम बिल्कुल हर चीज़ को डिटेल में भी करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हेल्पिंग मैंने बता दिया, डू और डज होती है। डू होती है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और डज होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। मैन वर्ब V1 और V1 प्लस अस या ES, ये होती है केवल सिंपल सेंटेंस में यूज होती है अस या ES। और 12 के 12 टेंस में ये कहीं यूज नहीं होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सिंपल सेंटेंस है वहाँ यूज होती है, उसमें भी हमें देखना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यहाँ मैंने लिखा था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग होगी क्या? हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब भी तो है, तो केवल सिंपल सेंटेंस में यूज होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ES। अब देखिए यहां फॉर्मेशन में हम आ जाते हैं। किसी भी सेंटेंस को बढ़ाएंगे कैसे, फॉर्मेशन कैसे करेंगे? देखिए सिंपल सेंटेंस जो पहला भाग होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या V1 प्लस अस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है इसका मतलब? देखिए सबसे पहले हम किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अस या ES भी लगेगा। और ऑब्जेक्ट तो है ही वैसा का वैसा, सब्जेक्ट तो है ही वैसा का वैसा। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में डिसाइड करेंगे कि V1 आएगी केवल या फिर V1 के साथ अस या ES भी जुड़ेगा। मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। कहने का मतलब सिंपल सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं होगा। डू और डज का प्रयोग नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में होगा। यहाँ डू और डज का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ मैंने देखिए लिखा है, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अस या ES का प्रयोग होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने बताया था ही, शी, इट, कोई नेम या ऐसा कोई पार्टिकुलर वर्ड जो ये बता दे कि काम करने वाला बंदा अकेला है। कोई भी डिनोटेड वर्ड जो ये बता दे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये कोई भी वर्ड हो उसके साथ हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अस या ES। मैं किस बात का जिक्र कर रहा हूँ? मैं केवल सिंपल सेंटेंस का जिक्र कर रहा हूँ, मैं किसी भी सेंटेंस का और कोई जिक्र नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आगे देख लीजिए, एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया है, राम स्कूल जाता है। अब सब्जेक्ट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे जी। सब्जेक्ट ओके हो गया। अब सब्जेक्ट है राम, मैंने लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अस या ES। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल हम यहाँ लगाएंगे। अब राम क्या है? ये राम प्लूरल सब्जेक्ट है या सिंगुलर सब्जेक्ट है? ये राम जी सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेम है ये किसी भी बंदे का।
अब नेम उसके बाद क्या आएगा, नेम के बाद तो यही आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी। अब जाना किस मीन्स होता है, गो, मैंने गो लगाया था, एस मैंने यहाँ पे ES लगा दिया है। आगे टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। क्लियर। यहाँ देखिए मैं खाना खाता हूँ, मैंने बताया भी था आपको कि आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट करते हैं, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम ES लगाते ही नहीं हैं। देखिए ES का बस एक ही फंडा है, ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में यूज होती है, और वो भी केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये यूज होगी, वो भी इसी पार्ट में, और पूरे टेंस में इसका कहीं भी यूज नहीं है। आगे देख लीजिए दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं खाना खाता हूँ, आई मैंने बताया प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ ईट मैंने ES नहीं लगाया क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। यहाँ देखिए राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं, राम एक अलग नाम है, श्याम एक अलग नाम है, दोनों को कंजक्शन के द्वारा जोड़ दिया गया है, क्या हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर नहीं रहा, दो बंदे हो गए, राम एंड श्याम, मैंने जो का तो यहाँ पे लिख दिया। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो ES लगेगा, नहीं लगेगा जी, मैंने प्ले केवल लिख दिया और क्रिकेट यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हो गया होगा। यहाँ देखिए सीमा कपड़े धोती है, अब सीमा एक वचन है, ही शी इट मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होते हैं ये, सीमा मैंने यहाँ सेम लिख दिया। अब धोना वॉश मीन होता है धोना, हमें पता है, और ये क्लोथ्स ये कपड़े हो गए यहाँ पे, तो ES लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा जी, क्यों, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसलिए ES जरूर लगेगा। मैं ये बातें वर्क के टॉपिक में करवाऊंगा, मैंने यहाँ पे ES क्यों लगाया है, यहाँ ES क्यों लगाया है, मैंने गो के आगे ES लगा दिया, वाश के आगे ES लगा दिया, कुछ वर्ब ऐसे मैंने ES बताया, तो यहाँ भी तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम किसके साथ लगाएंगे वर्ब के साथ, और ES किस वर्ब के साथ लगवाएंगे। ये हम वर्ब के टॉपिक में डिटेल में करेंगे कि हम किसके साथ यूज करेंगे, ES किसके साथ यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ, अब यदि मैं यहाँ आगे करूँ, मैंने ये बता दिया है, सिंपल क्लियर हो चुका है, हम दोबारा एक बार इसको रिपीट कर लेंगे। रिपीट कैसे करेंगे, सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन ये है, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट को देखिए, एक वचन है तो वर्ब के साथ ES लगाइए, अगर बहुवचन है तो वर्ब के साथ ES मत लगाइए, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, काम बन जाएगा। अब दूसरे पार्ट की बात करता हूं मैं, नेगेटिव सेंटेंस की। अब नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य, कहने का मतलब, अगर मैं कहता हूं कि मैं खेलता हूं, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, मैं नहीं खेलता हूं, अब ये हो गया नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया जी नेगेटिव पार्ट, कि मैं नहीं खेलता हूं। अब मैं नहीं खेलता हूं, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जी नोट आ जाएगा बीच में क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा इसके बीच में, बिल्कुल। अब नोट का क्या फंडा है, यहाँ देख लीजिए नोट का फंडा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, वर्ब के आगे क्या आ जाएगा जी, नोट आ जाएगा, वर्ब के आगे प्लस में हो जाएगा जी ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब का मतलब डू या डज, मैंने यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर दी थी कि डू या डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब डू है यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, और डज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे यूज होगा। डू होगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज, डज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज। काम करने वाला बंदा एक है, डज लगा देंगे जी, काम करने वाला बंदा एक से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 10 हैं, जितने भी हैं, हम डू का यूज यहाँ पे कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आगे देख लीजिए जी, राम स्कूल नहीं जाता है, तो राम एक वचन है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम किसको यूज करेंगे, इसके साथ हम यूज करेंगे जी डज को। हम डू को यूज क्यों करेंगे, डू को यूज करेंगे नहीं, हम राम के साथ यूज करेंगे जी डज का। अब डज का यूज कैसे होगा देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सारी बातें, एक सेकंड। राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है, इसका क्या मतलब हो गया,
राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। डज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ लिखा हुआ है डू और डज। डज हम लगा देंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यहाँ राम एक नेम है जो कि हम जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अब देखिए डज यहाँ पे हो गया। अब गो, गो मीन्स तो होता है जी जाता है। अब जाता है के बीच में नोट आ गया। नोट आ गया का मतलब हो गया नहीं जाता भाई, जाना था नहीं गया, नोट आ गया तो नोट इसके आगे ही तो आ गया, चाहे वैसे समझ लीजिए चाहे वैसे समझ लीजिए। गो का मतलब है कि किसी आदमी को जाना था, अब उसके आगे नोट आ गया, इसका मतलब वो नहीं जाएगा, दैट्स ऑल। राम डज नोट गो टू स्कूल। मैं खाना नहीं खाता हूँ, मुझे पता है कि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो डू जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होनी है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आई डू नॉट ईट फूड। क्लियर। यहाँ देखिए राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, मैंने सारे एग्जाम्पल सेम ही लिए हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। अब देखिए आगे, राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इसका मतलब है राम और श्याम ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, नहीं का मतलब नोट हो गया, क्रिकेट क्रिकेट प्ले मीन्स होता है खेलना। राम एंड श्याम सब्जेक्ट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब है पहले, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, और ये पूरा पूरा ही तो सब्जेक्ट है। काम को खेलने का काम कौन कर रहा है, राम एंड श्याम कर रहा है, तो यहाँ तक का सब्जेक्ट होगा, न कि केवल राम और केवल श्याम सब्जेक्ट नहीं, ये दोनों ही दोनों सब्जेक्ट हैं। ये पूरा का पूरा एंड को मिला के सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा पार्ट सब्जेक्ट क्या हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट ये हो गया। अब यहाँ क्या हुआ, जो मैंने लगा दिया हेल्पिंग वर्ब क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, नोट मैंने यहाँ घुसा दिया प्ले क्योंकि खेलना था अब नहीं खेलते, नोट आ गया बीच में, नोट आ गया, प्ले लगा दिया, क्रिकेट लगा दिया। अस या इसका फंडा हमने वहीं खत्म कर दिया था, बस यही है बस और कहीं नहीं है। एस या इसका फंडा वो भी सिंपल में, जहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है वहीं एस या इसका फंडा होता है। अदरवाइज अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो तो एस या इसका सिस्टम होता ही नहीं कुछ, चाहे वो सेंटेंस कौन सा भी हो। यहाँ देख लीजिए सिंपल कपड़े, सीमा कपड़े नहीं धोती है, सीमा मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन कर दिया। अब सीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब लगानी है हमें डू या डज में से, तो हम क्या लगा देंगे, डज हम यहाँ पे लगा देंगे। कपड़े धोने थे, नहीं धो रही है, नोट आ गया, और फोर्स में धोना अस या इस लगाना ही नहीं है क्योंकि V1 इसकी वर्ब है, मैंने बताया था। क्लोज कपड़े यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर जरूर करें एक बार चैनल को, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं। आगे हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस तीसरा सेंटेंस हो गया हमारा। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे क्या राम स्कूल जाता है। अब मैंने उन्हीं को बनाया है, मैंने उन्हीं सेंटेंस को बनाया है, केवल मैंने उसमें कुछ ऐड नहीं किया है, सेम ही एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। अब इंटेरोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ देख लीजिए प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में हम देखते हैं क्या, चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए क्या है सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन ये कोई तरीका तो शायद नहीं है याद करने का, लेकिन फिर भी अपनी समझ के हिसाब से आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस V1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जी ऑब्जेक्ट, यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या राम स्कूल जाता है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, हमें सबसे पहले क्या देखना है जी, सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, राम, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सी लेता है जी डज लेता है, डज लिख दिया जी, राम लिख दिया, गो टू स्कूल लिख दिया। ध्यान रहे आगे ये हमें क्वेश्चन मार्क जरूर ऐड करना है हर एक सेंटेंस में। देखिए यहाँ हो गया है जी, ये क्या मैं खाना खाता हूँ, ये मैं क्या है जी, ये प्लूरल है जी, हमें पता है आई, मैं की इंग्लिश होती है जी आई, और आई हमारा काउंट होता है प्लूरल सब्जेक्ट में, तो यहाँ आई है प्लूरल तो डू आएगा। यहाँ बताया हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती हैं, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, डू होती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ईट फूड यहाँ मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, शायद क्लियर हो चुका होगा। आगे देखते हैं क्या राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं। राम एंड श्याम दो हो गए जी काम करने वाले, प्लूरल सब्जेक्ट का ये एग्जांपल हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट लेगा जी डू राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। फर्स्ट फॉर्म है सिंपल, अस या इसका कुछ फंडा नहीं है, वो ओनली सिंपल में था, मैंने आपको बता दिया है, शायद क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देख लीजिए क्या सीमा कपड़े धोती है,
डज सीमा वॉश क्लोथ्स। डज क्यों है? सिंगुलर वर्ब लेगा जी, सिंगुलर सब्जेक्ट है जी, सिंगुलर वर्ब तो डज होती है जी, प्लूरल वर्ब डू होती है जी। ये देख लीजिए यहाँ पे क्लियर। यहाँ देखिए चौथा पार्ट, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या जहाँ आ गया हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। अब ये इसका एग्जाम्पल है, क्या भी आएगा नहीं भी आएगा, फॉर्मेशन मैंने बता दी है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए। क्या राम स्कूल नहीं जाता है, सबसे पहले क्या देखना है हमें, अब सब्जेक्ट देख लेते हैं। राम क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर है तो डू लेगा डज लेगा, मुझे पता है जी डज लेगा, डज लिख दिया, डज राम। अब जाना था उसको, अगर मैं इसको नोट को हटा दूं तो ये सेम हो गया ऊपर वाला। डज राम गो टू स्कूल का मतलब क्या राम स्कूल जाता है? नहीं जाता, तो गो क्या किस नहीं को घुसा दीजिए, नोट नहीं जाता जी। डज राम नोट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया। क्या मैं खाना नहीं खाता हूं? तो डू क्यों लगाया? प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब क्यों यूज की? क्योंकि सब्जेक्ट भी तो प्लूरल है, आई को हम प्लूरल में काउंट करते हैं जी। मैं देखा मैंने प्लूरल सब्जेक्ट ये आई है, ये वर्ब लेगा प्लूरल जो है डू। डू आई नोट क्यों नहीं खा रहा? खा रहा था पहले, ईट था लेकिन अब नहीं खा रहा जी, तो नोट लगा दिया मैंने फूड, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ऐड कर दिया। क्या राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेलते हैं? और लिखना था यहाँ पे मैंने है, और ये सॉरी ये देखिए, राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, राम और श्याम की वजह प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे डू या डज, डू आएगा, क्यों? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, दो बंदे हैं काम करने वाले। डज तो होता है जी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज केवल। अब देखिए यहाँ डू राम एंड श्याम नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, दैट इज क्लियर। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। ये यहाँ सेंटेंस है, ये मैंने शायद नहीं बनाया था। यहाँ क्या सीमा कपड़े नहीं धोती है, यहाँ क्या आ जाएगा? सीमा है जी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट डज लेगा डू लेगा, मेरे को पता है जी ये डज लेगा। अब डज लेगा, इसके बाद क्या आएगा जी? सब्जेक्ट आएगा। मैंने यहाँ पे सीमा लिख दिया है, आगे धोने का काम कर रही है नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, नोट लिख दिया। डज सीमा नोट, धोना होता है जी वॉश, और क्या नहीं धोती है जी? क्लोथ्स नहीं धोती है जी। और क्या है तो आगे हमें क्वेश्चन मार्क पक्का ही ऐड करना पड़ेगा। ये हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के बारे में, टेंस के बारे में पढ़ा हमने, कैसे कैसे कौन कौन से इसके पार्ट है, मैंने आपको बता दिया था सेंटेंस के। ये पहला स्टार्टिंग की वीडियोस हैं, मैं थोड़ा सा बेसिक करवा रहा हूँ। बिल्कुल हो सकता है कि सभी को ये चीज़ आती हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस लेवल भी हम करवाएंगे इंग्लिश का, सारी चीज़ें करवाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तीसरे पार्ट में, कल जो इसका तीसरा पार्ट आएगा उसमें मैं टेंस को कंप्लीट करवा दूंगा जहाँ तक कि मेरा वो होगा, क्योंकि केवल वहाँ पे फॉर्मेशन करवानी है और कुछ नहीं करवाना है। उसके बाद हम पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जैसे कि टेंस का हो गया, वर्ब का हो गया, नाउन का टॉपिक हो गया, प्रोनाउन का टॉपिक हो गया, अच्छा नरेशन हो गई, वॉइस हो गई, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये सारी चीज़ें, प्रीपोजिशन हो गई, कंजक्शन हो गए, ये सारी चीज़ें हम पहले, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब होगा, ये सारे जो सबसे टॉप के टॉपिक होते हैं सारे पहले मैं नॉर्मली इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी दूंगा। उसके बाद जब हम दोबारा टेंस पे आएंगे, हाई लेवल पे जब हम आएंगे, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी कि ये वर्ड कहाँ से आ गया, आप तो बता रहे थे जी ये ऐसे होता है, ये कहाँ से आ गया। अभी अगर मैं सारे हाईफाई एग्जांपल लिखूंगा, हाईफाई पार्ट करवाऊंगा, हाईफाई सारी चीज़ें करवाऊंगा, तो समझ में नहीं आएगा ये सेंटेंस कहाँ पे आ गया। अब जो बंदे जिनको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, जो बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश भी नहीं आती उनको, ये उनके लिए है ताकि वो जल्दी से उस चीज़ को सीखें, उसके बाद ही हम अच्छी हाई लेवल पे बात कर सकेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई हो गई। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, सारी बातें अगर आपके दिमाग में घुस रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं आगे डालूँ आप उसको अच्छी तरह देख सको। ओके, इसी के साथ आज की वीडियो इतनी ही है हमारी। आगे हम कल वाली वीडियो में आगे हम बातें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।